ओके, जहाँ तक हम जानते हैं धोलेरा में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है धोलेरा को डेवलप करने के लिए। तो ये आइडिया किसका था? देखा, सोचा, समझा और जैसे जैसे इसका ज़्यादा नॉलेज लिया तो हमें तो ये लगा कि ये तो महासागर है। धोलेरा के लिए आपका क्या विज़न है फ्यूचर का? 2042 तक का पूरा पूरा विजन ऑन पेपर पे है। तो ये बिजनेस के अंदर आपको वो क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है? फेस जो हंसता मुस्कुराता जो फेस दिखता ना, तो उसमें मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि यार वो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारा जो गोल है, टीम वर्क कैसे होता है और आपकी टीम में कैसे हुआ जैसे करके आज आपने इतना बड़ा कारवा खड़ा किया है। तो इंडिया में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो ज़्यादातर अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है? नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो मैं जो हमारे पास में सबसे ज़्यादा NCR है। तो इसी तरीके से धोलेरा को मैंने सुना है जहाँ तक धोलेरा सर कहा जाता है, राइट? सो ये सर के पीछे का क्या मीनिंग है? तो वो दिन अब दूर नहीं है कि इंडिया का नाम लेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा धोलेरा का। धोलेरा के अलावा कौन कौन सी सिटी में और कैसा कैसा डेवलपमेंट आज तक मेरिक ने किया है? हमारे जब वैसे देखें तो हम ओनली फॉर स्पेसिफिक एक ही जगह पे हम पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, वो है धोलेरा। तो पॉलिटिक्स में आपके हिसाब से कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए? નમસ્કાર મિત્રો, દિવ્ય ભાસ્કરની આ ભારત કે નવરત્નો ફ્રોમ ગુજરાતની પોડકાસ્ટ સિરીઝ લઈને આવી ગયું છે યોર્સ પોડકાસ્ટ. હું છું તમારી હોસ્ટ પરિતા. મિત્રો, આજે આપણે સ્ટુડિયોના મહેમાન બનવા જઈ રહ્યા છે મિરિક ઇન્ફ્રાટેક કંપનીના ડિરેક્ટર તેમજ ફાઉન્ડર એવા મિસ્ટર રાજીલ જાંગીડ. તો જાણીએ એમની વાતો થકી ધોલેરા સર વિશે, ઇન્ફ્રાટેક ફિલ્ડ વિશે અને સાથે સાથે એમની જર્ની વિશે. તો આ પોડકાસ્ટના અંત સુધી બન્યા રહેશો. सो सबसे पहले तो केम छो तमे? केम छो, अगर हम गुजरात में हैं तो केम छो का एक ही मतलब होता है मजामा। हाँ, क्या यहाँ पे बात है। चाहे किसी भी व्यक्ति को कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन वो क्या है, मजा में ही रहते हैं यहाँ पे। हाँ, वही बात है जो गुजरात की लोगों की खास बात है कि हर हाल में वो खुश रहना जानते हैं, मज़े में रहते हैं. तो इसी तरह से सूरत भी एक बहुत अहम हिस्सा है गुजरात का. तो सूरत आपको कितना पसंद है? सूरत की बात करूँ तो सूरत में, जैसे कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, जब मैं सूरत में आया था फर्स्ट टाइम तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं अपने गांव से या अपने जो स्टेट से दूर हूँ। मुझे ऐसा लगा कि भाई कि यहाँ के जो अपने जो लोग हैं वो यहीं पे ही हैं, और यहाँ पे मुझे गुजरात से, सूरत से इतना प्यार मिला इन लोगों से। उनका नेचर देखो, उनका जो कोऑपरेट करने का तरीका देखो, मतलब इतना अच्छा लगा कि भाई कि हम यहीं के हो गए। क्या बात है, जी। बहुत अच्छा लगा ये सुन के. और हर वक्त जानते हैं, हम सुनते हैं कि गुजरात की हवा में व्यापार है. तो आपका क्या मानना है, क्या गुजरात की हवा में बिजनेस है? यहाँ के आप हवा की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ के DNA की बात कर रहा हूँ कि गुजरात के DNA में ही बिजनेस है। अरे बाप रे। क्योंकि हम उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे जा आकर के देखा कि यहाँ का जो कल्चर है वो जॉब के पीछे नहीं भाग रहा है, यहाँ पे बिजनेस के पीछे भाग रहा है। कि अगर मैं यहाँ पे कॉलेज कंप्लीट करता हूँ तो कॉलेज करने के बाद में मुझे बिजनेस की सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस हम बिजनेस को देते हैं। तो यहाँ का जो नेचर है वो इसी तरीके का है। तो मतलब यहाँ का जो DNA है ना, DNA में बिजनेस बसा हुआ है। क्या बात है। तो इसी तरह से आपने जैसे इंफ्राटेक फील्ड में अपना बिजनेस बिल्डअप किया है, तो पहले से ही आप इंफ्राटेक फील्ड में जाना चाहते थे या क्या था? ना, पहले से इंफ्राटेक में मुझे खुद का आइडिया नहीं था भाई मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जब 11th क्लास की बात है, 11th क्लास में हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर थे। अच्छा। वो पढ़ा रहे थे हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो उस समय से कुछ ऐसा हुआ कि यार हमें भी बिजनेस करना चाहिए, और हमें भी हमारे जो स्टेट है या अपना जो इंडिया है उसकी जो GDP में है या उसके जो व्यापार में हिस्सा हमें लगना चाहिए, यानी कि होना चाहिए। तो मतलब कि इस तरीके से हम करें कि भाई हम भी अपना कंट्रीब्यूट करें सही बिजनेस बात है। में। तो यानी कि तभी से ऐसा बिजनेस की थोड़ा सा ऐसा आइडिया है कि भाई हमें बिजनेस ही करना है। ओके, जहाँ तक हम जानते हैं धोलेरा में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है धोलेरा को डेवलप करने के लिए. तो ये आइडिया किसका था? आइडिया तो ऐसा ही था कि जब मैं यहाँ पे 2010 में मेरे एक मित्र आए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था, बोले कि इस तरीके की स्मार्ट सिटी बन रही है। अच्छा। और
वहाँ पे हम काम-काज कर रहे हैं, आप भी आ जाओ, आप भी काम-काज करो। तो हमने बतौर मैंने सोचा कि चलो ठीक है देखते हैं, अर्निंग के स्कोप ज़्यादा थे तो क हम वहाँ पे क्या है आ गए। आने के बाद में हमने जैसे-जैसे इसको डीपली नॉलेज लिया, हम्म। इसको ज़्यादा देखा, सोचा, समझा और जैसे-जैसे इसका ज़्यादा नॉलेज लिया तो हमें तो ये लगा कि ये तो महासागर है। अच्छा। यहाँ पे तो हमारी लाइफ नहीं, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है ना, उसके लिए भी व्यापार के इतने ऑप्शन हैं कि हमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत ही नहीं है। जी। और अभी तक आपने जो भी काम किया है धोलेरा के अंदर, उसके बारे में कुछ डीपली बताना चाहोगे कि कितना आपने अभी तक डेवलप किया है और क्या होने वाला है? मैं धोलेरा में आया था 2010 में और 2012 में मैंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्टअप की थी। अब 2012 से लेकर के 2024 हो गया, लगभग 12 साल की जर्नी हो गई हमारी हम्म। अपने खुद के बिजनेस में। तो मैंने यहाँ पे लगभग 14 से 15 प्रोजेक्ट्स हैं, वो मैंने ओके। कंप्लीट सक्सेसफुल करके अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हैंड ओवर किए हैं। वो मेरे लिए अच्छा मैं अचीवमेंट मान सकता हूँ। जो हम्म। अपने जो भी इन्वेस्टर हैं उनका जो फेथ हमारी कंपनी पे बना हुआ है, तो उसकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हाँ, वो तो बात सही, क्योंकि विश्वास से ही सब चीज़ें जी। कायम रहती है। और जो धोलेरा की अभी कल्चर है और जो भी वहाँ की बातें हैं उनके बारे में कुछ आप बताना चाहोगे? धोलेरा के बारे में बताऊँ तो जो धोलेरा है ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है आज के दिन। और ओके। मैं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पे जो धोलेरा के लिए जो लैक ऑफ नॉलेज, लोगों में अभी तक नॉलेज की कमी है कि भाई धोलेरा, वो तो सोचते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन जो धोलेरा है वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। ये डीएमआईसी का पार्ट है। इसमें जापान गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर के इस डीएमआईसी के जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट कर रही हैं, और डीएमआईसी का ही प्रोजेक्ट है धोलेरा। तो जो धोलेरा में जो कनेक्टिविटी आ रही हैं, जो डीएमआईसी को सक्सेसफुल करने में सबसे पहले क्या चाहिए, यातायात के साधन चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। तो यहाँ पे हम्म। कनेक्टिविटी में कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका है यहाँ पे, जिसका काम काज कंप्लीट हो रहा है, लगभग 2026 में रनिंग में भी आ जाएगा। ओके। उसके बाद में एक्सप्रेस वे, जो ओके। अहमदाबाद से धोलेरा के लिए 110 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बन रहा है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो एक हम्म। कंपनी को, कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी आती है तो वो आने के बाद में प्लग एंड प्ले जो फैसिलिटी है वो गवर्नमेंट हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है। तो बहुत ही अच्छा है और ज़बरदस्त है, एक इन्वेस्टर के लिए भी और एक जो भी बिजनेसमैन है हम्म। या बड़ी बड़ी कंपनियां उनके लिए भी, क्योंकि वहाँ यहाँ पे उनको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट। मतलब कि धोलेरा एक ऐसा सिटी अभी है जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, आगे जाके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। जी, हंड्रेड तो परसेंट इसी है। तरीके से धोलेरा के लिए आपका क्या विज़न है फ्यूचर का? धोलेरा का विज़न तो आप हमारी कंपनी के विज़न से भी, हम तो यानी धोलेरा के विज़न से हमने हमारी कंपनी का विज़न बनाया है कि सही बात है। हमारे पास में ऑन पेपर पे आज के दिन 2042 तक का पूरा पूरा विज़न ऑन पेपर पे है, और वो भी धोलेरा से रिलेटेड ही है। तो आप इससे आप देख सकते हो कि धोलेरा कहाँ तक जाने वाला है, और धोलेरा का जो विज़न है वो अनबिलीवेबल, यानी कोई सोच भी नहीं सकता, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि महासागर है धोलेरा, तो आप उसमें जितना गहरा जाओगे उतने आपको मोती मिलेंगे। मिलेंगे, सही जी। बात है। लाइफ में इतना सारा काम रहता है, जैसे कि बहुत बिजनेस आपने एक्सपांड किया है जैसे कि आपने बताया, तो ये बिजनेस के अंदर आपको वो क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है? बिज़नेस के अंदर तो सबसे पहली चीज़ है कि जब मैं बिज़नेस के बारे में सोचता हूँ तो मुझे मेरे इन्वेस्टर हैं या बिज़नेस पार्टनर हैं उनके चेहरे दिखते हैं। अच्छा। उनका जो फेस, जो हंसता मुस्कुराता जो फेस दिखता ना, तो उसमें मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि यार वो हमें और आगे बढ़ना चाहिए। जो हमारा जो गोल है, जो 2030 तक हमें कंप्लीट करना है, उस गोल को, वो तो गोल दिखता है लेकिन साथ में हमारे जो हैप्पी फेसेस जो दिखते हैं इन्वेस्टर के, तो उससे क्या हम मोटिवेट भी रहते हैं और वो सारी चीज़ें हम अचीवमेंट करते हैं कर उससे। सकते हैं, सही बात है। और इसी तरीके से जब बिजनेसमैन जो भी होते हैं उनके लिए ये बिजनेस तो होता ही है और साथ में एक पर्सनल लाइफ भी होती है। तो ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एक आप कैसे बैलेंस करते हो? प्रोफेशनल लाइफ में मैं अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दूंगा, क्योंकि जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में तो इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि चाहे घर वाले हैं, घर परिवार वाले सब नाराज़ ही रहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हमारी अर्धांगिनी है, मैं उसको हाँ। थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जिस तरीके की कंडीशन थी स्टार्टिंग में जब हम आए, तभी वो मेरे साथ में थी और आज भी वो मेरे साथ में है।
तो उसको स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि भाई कि अगर मैं फैमिली को टाइम नहीं देता उसके बावजूद भी वो अगर ऐसा अच्छे ऑपरेट हंसी खुशी करते से हैं। हम मिलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब अच्छा लगता है कि भाई हाँ, परिवार हमारे पास हमारे साथ में है, सपोर्टेबल है, चाहे मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा इसकी वजह से भी। सही है। जी। ऐसा कभी हुआ है कि लाइक कोई फैमिली मेंबर नाराज़ हो गए और आपको किसी तरीके से उनको मनाना पड़ा हो, या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा अफोर्ट देने पड़े हो कि जो पर्सनल लाइफ है उसे भी हमें बैलेंस करना चाहिए उस हिसाब से? वैसे तो ऐसा कोई इंसिडेंट मुझे मेरे सामने आया नहीं है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो सपोर्टेबल ही है हम्म। हमेशा। अब जैसे कि मैं लगभग नहीं नहीं करते भी पर डे 18 घंटे काम काज करता हूँ आज भी। अगर कभी भी हो, रात को 2 बजे से पहले हम सोते नहीं हैं, मतलब बिजनेस वर्क की हिसाब से भी। लेकिन फिर भी क्या वो सपोर्टेबल रहते हैं, तो मतलब नाराज़ होने वाला तो कभी आज तक कोई बना नहीं है कि हम कभी वो फैमिली मेम्बर नाराज़ हुए हों। हाँ, तो बच्चे लोग ज़रूर हैं, वो बोलते हैं पापा हमें टाइम नहीं देते हैं। वो तो नादान है, उनको जी। तो हर वक्त हमारा वक्त चाहिए होता जी। है। और इसी तरीके से जैसे आपने बताया कि हम्म। ये सब जो भी आपने खड़ा किया, जितना भी आपने बिल्डअप किया है अपना बिजनेस, उसके पीछे मेन रीज़न मेहनत है। जी। तो ये मेहनत करने के बारे में और बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो हमें कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए, उनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए तो यही है कि सबसे पहले हमारी बड़ी सोच होनी चाहिए। हम्म। आप चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी व्यापार क्षेत्र में हो, किसी भी सेक्टर में हो, अगर आपकी थिंकिंग अगर बड़ी रहती है, सपने बड़े रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति क्या है, कई व्यक्ति होते हैं वो नीड के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं और कई व्यक्ति होते हैं वो सपने के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। और मेरा मानना है कि अगर हम सपने के हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे तो नीड तो ऑटोमेटिकली फुलफिल होती है। या राइट। अब अगर सपने अगर हमें पूरे करने हैं तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क के लिए तो तैयार रहना ही रहना पड़ेगा, एनी टाइम। एनी टाइम, राइट। तो उसके लिए चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमें वो देखना नहीं पड़ता और पागल बनना पड़ता है। हमें हमारे अचीवमेंट को, गोल को पूरा करने के लिए हमें पागल बनना पड़ता है। तभी जाके वही सक्सेस हुआ है मिलती आज है। भी, जैसे कि हम देखते हैं कि सोते हुए भी हम धोलेरा ही देखते हैं। सोचते हैं, देखते हैं। जब जागते हैं तो सबसे पहले धोलेरा ही देखते हैं, हमारे सामने धोलेरा ही आता है। तो आपके जीवन में अभी धोलेरा एक अहम हिस्सा बन चुका है, अहम जो हिस्सा बन चुका हर वक्त आप उनको ही देखते हो। है। जी। सही बात है। और इसी तरीके से जब हम कोई भी बिजनेस के लिए मेहनत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा डाउनफॉल भी आता है। जी। कि कई बार मतलब कोई भी मेहनत या कोई भी सक्सेस ऐसी नहीं होती जो डाउनफॉल के बिना मिली हो। तो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहोगे कि आपने डाउनफॉल को कैसे हैंडल किया? डाउनफॉल को तो हमने जैसे कि हमने जब बिजनेस स्टार्टअप किया उसके बाद में काफ़ी ऐसे टाइम आया कि भाई डाउनफॉल ज़्यादा आया, क्योंकि हम धोलेरा के बारे में बताते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो व्यक्तियों की अलग अलग तरह की धारणाएं होती हैं। हम्म। तो व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं, ये बनेगा नहीं, और नहीं है, सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं आती, सरवाइव कर रहे थे, सारी चीज़ें हैं। तो जब डाउनफॉल आता है तो हम उसको और मक्कम होते, ठीक है ना, कि हमें सफलता प्राप्त करनी है, और 100% से हम उसमें सफल होते ही होते हैं। डाउनफॉल तो देखो एक हिस्सा है ज़िंदगी का, हम्म। और डाउनफॉल से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि हमने आज स्टार्टिंग किया है, स्टार्टिंग में हम सफल होते हैं। लगभग हमें किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो हमें 10 से 12 बार तो हमें असफलता की राह चुननी चुननी होती है। वो तो जी। 100% से आएगा ही आएगा। हाँ। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में ही हम सफल होते हैं। हाँ, डाउनफॉल काफ़ी बार आता है और उसमें हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और सीखते भी हैं। उसी से ही हमें क्या है, हमारे अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट भी प्राप्त होते हैं, वो डाउनफॉल से सीखते हैं तो ही होता है। जी जी। जी। तो ऐसा कोई डाउनफॉल हो जिससे आपने बहुत अच्छा कुछ सीखा हो, या कुछ ऐसा मेमोरेबल रहा हो, ये ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे? डाउनफॉल की मैं बात बात करूं तो एक बार ऐसा हुआ था कि भाई कि मैं कमिटमेंट का पक्का हूं। अच्छा। तो एक बार ऐसा, ज़मीन है, ज़मीन हमने ली हुई थी। तो मेरे जो खेडूत हैं, किसान हैं, उनको मैं पैसा देना था। ये इसी की बातचीत चल रही थी अपना, कोरोना से पहले की लगभग। हम्म। मतलब कोरोना का टाइम ही था, अब हर जगह क्राइसिस था पेमेंट का। ऑफ कोर्स। लेकिन कमिटमेंट का पक्का होने की वजह से क्या हुआ, मैंने अपने बीबी के गहने हैं, गहने भी गिरवी रखे और गिरवी रख करके उनको पेमेंट किया। तो डाउनफॉल का ऐसी कंडीशन मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। लेकिन क्या है, कमिटमेंट के पक्के हैं तो मतलब कमिटमेंट हम पूरा 100% से करते ही करते हैं। फिर ये सब जी। कवर कैसे हुआ? कवर अप देखो, हम हमारे इन्वेस्टरों का भरोसा हमेशा बनाए रखा है कंपनी के ऊपर। आज लगभग 12 से 13 साल हो गए हैं। हम्म। तो एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं है हमारा
जो कंपनी की तरफ अंगुली भी कर सके, इतना फेथ हमने हमारे इन्वेस्टरों के ऊपर बनाया है, या इन्वेस्टरों का फेथ हमारी कंपनी के ऊपर है। इसी की वजह से क्या है कि हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते गए, और ये जो हम्म। डाउनफॉल है, डाउनफॉल ऑटोमेटिकली सफलता में कब तब्दील हो गया हमें खुद को भी पता नहीं पता लगा। नहीं चला है। जी बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से आपने डाउनफॉल को तो कवर अप कर लिया, फिर जब सक्सेस मिली तो सक्सेस को आप कैसे सेलिब्रेट करना मानते हो? सक्सेस के लिए तो यही है कि सक्सेस मिलती है हमारी टीम से, हम्म। तो हम टीम को मोटिवेट रखते हैं, और हम अपनी टीम को एक मेरी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, कि वो हम फैमिली हैं। और हम जैसे मैं फैमिली को जितना टाइम देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं अपनी टीम को, अपनी फैमिली को, मतलब मेरी फैमिली को ज़्यादा टाइम देता हूँ। तो उसमें मतलब कि सफलता आती है तो हम पूरी फैमिली मिल करके, मतलब मेरी फैमिली मिल करके हम उसको चीयर्स करते हैं। ओके। और रिवार्ड्स की बातचीत करें तो भाई चलो, हम कोई अगर अच्छे रिवार्ड्स में जाते हैं कि आज हमने ये अच्छी सफलता प्राप्त की है, तो मैं खुद अपने आप को गिफ्ट दे देता हूँ कि यार आज हम ये सफलता प्राप्त किया, तो चलो एक अपने आप को गिफ्ट दो। तो मैं अपने आप को एक गिफ्ट दे देता हूँ कि भाई चलो आज अपने ये आप को भी खुश करने के अपने आप को लिए। खुश करने के लिए, क्योंकि हमें तो कोई गिफ्ट देने वाला है नहीं, तो हम अपने आप को खुद खुद को गिफ्ट दे देते हैं। ओके। जैसे कि आपने बताया कि आपकी टीम को भी आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, तो जी मुझे उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे कि लाइक टीम वर्क कैसे होता है और आपकी टीम में कैसे हुआ, जैसे करके आज आपने इतना बड़ा कारवा खड़ा किया है? टीम में तो ऐसा है कि हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री को डेडिकेटेड बंदे चाहिए। हम्म। तो टीम में यही है कि हम पहले ऑल ओवर इंडिया लेवल से हम पहले डेडिकेटेड बंदों को तलाशते हैं, ठीक है ओके। ना। और जब हमें वो मिल जाता है, तो उसको हम 3 से 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने उनके पीछे रहते हैं, मतलब कि फिर उनको हम अपनी कंपनी में लेके आते हैं। ओके। कंपनी में लेके आने के बाद हमें हमें पता है कि व्यक्ति डेडिकेटेड है, सारी चीज़ें हैं, तो हम उनको टीम भावना के साथ में कामकाज करके, और एक साथ में हम उनको जो भी कोई भी टारगेट्स देते हैं वो कंप्लीट होते हैं। जैसे कि अभी अगर हम टीम की बात करें, तो सबसे पहले मैं लेके आया था, मेरे दोस्त हैं बंशीधर जी, ओके। उनको मैं लेके आया था। तो उनका अच्छा योगदान रहा अपनी कंपनी में, वो भी साथ में हैं। और उसके बाद में राकेश जी हैं, राकेश जी आए अपनी कंपनी में, तो राकेश जी का मतलब राकेश जी आने के बाद मेरा 50% काम कम हो गया। क्योंकि पहले जब मैं धोलरा का कामकाज करता था, तो सुबह 4 बजे उठता, ओके। मेरे इन्वेस्टरों को पिकअप करता, हम्म। फिर धोलरा में विजिट करवाता, फिर हम्म। रात को 11 बजे वापस पहुंचते। उसके ओके। बाद नेक्स्ट डे वापस से वही रूटीन, ऐसे 3 3 दिन, 4 4 दिन तक मेरा कामकाज किया हुआ था। तो उसका मतलब मेरा 50% कामकाज कंप्लीट हो गया, क्योंकि राकेश जी जब से है तो सारा साइट विजिट का कामकाज राकेश जी वगैरह संभालते हैं। हम्म। फिर एक जिगिसा मैडम है, वो ओके। आई। उसके बाद में उनका जो कामकाज था, टीम को हैंडलिंग करना, वो सारी चीज़ें हुई। फिर सुरेंद्र जी आए, जो अपना जो ओके। टीम का जो मार्केटिंग का है, जो खूबसूरत जो मतलब मार्केट में पेश करते हैं, ब्रोशर है, डिज़ाइने हैं, टोटल आईटी का कामकाज वो हैंडल करते हैं। तो मतलब एकदम अभी स्मूथली चल रहा है, तो सारे के सारे टीम जो है अपने अच्छे से कामकाज कर रही है। तो हमें अच्छा लगता है कि पूरा सबके सबके टीम भावना से हम कामकाज करते, तो ओके। जी इसी तरीके से आज जैसे आपने लास्ट में बताया कि मार्केटिंग अच्छी तरीके से करते हैं, जी तो मार्केटिंग फंडा के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी न्यू बिगिनर्स है, बिजनेसमैन है, तो उनको भी कुछ हेल्प आपसे मिल पाए। मार्केटिंग के लिए तो यही है कि हमें लोगों की नज़रों में एनी टाइम रहना पड़ेगा, चाहे ओके। वो सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे प्रिंट मीडिया के द्वारा हो, चाहे अपने ये जो चाहे एफएम वगैरह है, किसी में वो अगर हम व्यक्तियों के, लोगों की निगाहों में रहेंगे, कहीं ना कहीं आते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली मार्केटिंग भी होगी और अपना बिजनेस भी ग्रोथ होगा। आपके जो बिजनेस है अभी तक के, जी उसमें आपको कौन से प्लेटफॉर्म के मार्केटिंग से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो, ऐसा कुछ आपने अगर नोटिस किया हो तो? हमने तो यही है कि हमारा जो माउथ पब्लिसिटी है, वो हमारा सबसे मेन बड़ा हथियार है। ओके। जी, क्योंकि हम हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं या जो हमारे इन्वेस्टर हैं, वही हमारा इतनी माउथ पब्लिसिटी कर देते हैं कि हमें इनमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है, प्रिंट मीडिया का है या सोशल मीडिया का तो योगदान रहता ही रहता है, एनी टाइम आप कभी भी देख लो, इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है।
मतलब कि मिरिक आज लग पड़ा है धोलेरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जी राइट? जी सो इसी के बाद में बहुत अच्छा लगा ये सब सुनकर। तो आप इंडिया को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो? जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आपका विज़न है, इसमें से आपको इंडिया को कैसे कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? इंडिया की अगर मैं बातचीत करता हूँ तो इंडिया ग्रोइंग सिटी है अभी। इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी इसका अच्छा योगदान है, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, अब सबके सबके आदेश को आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर करते हैं। तो इसमें इंडिया की जो इकोनॉमी है, हाँ हाँ। इकोनॉमी को ग्रो ग्रो मिल रहा है। जैसे कि अभी कोई जैसे कि गवर्नमेंट आती है तो नया इनिशिएटिव लेती हैं। अभी की जैसे गवर्नमेंट ने अपने इंडिया में नया स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव लिया था, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का लिया है। ओके। इससे क्या है कि जो लोगों को रोज़गारी है, रोज़गार के अवसर हैं वो भी मिलते हैं। और हम बात करते हैं कि पहले जो इंडिया का जो पैसा जो फॉरेन में जाता था ओके। इन्वेस्ट होने के लिए, या अब वो जो फॉरेन का पैसा वापस इंडिया में आ रहा है, क्योंकि जो फॉरेन में जो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड होती थी, मिलती थी, वही फैसिलिटी अगर आपको इंडिया में मिल रही है तो सब अधिकतर जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी इंडिया में वापस आ रहा है। जी। सही बात है। तो इसी तरीके से आपने जो भी अभी तक किया है, तो धोलेरा का क्या कंट्रीब्यूट ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रहा है, ये कुछ आप थोड़ा क्लियरिफाई कर लोगे प्लीज़? धोलेरा का अगर मैं कंट्रीब्यूट देखूं तो जिस तरीके से हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में जैसे हमने गुड़गांव को डेवलप होते हुए देखा है, ओके। नोएडा को डेवलप होते हुए देखा है। तो वहाँ के जो बंदे हैं उन्होंने पहले था घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं ना, वैसे ही उनके सामने ज़मीन, तो बोले कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो ये मेरे सामने ही ज़मीन है। अच्छा। अब जब वहाँ की जो ज़मीनें हैं वो 20 साल में लगभग 50 गुना से लेकर के 100 गुना तक रिटर्न दिया है लोगों को। बराबर। ठीक है ना, तो उनने उस चीज़ को, वो मौका था, वो मौका उनके हाथ से निकल गया। अब वहाँ के जो नॉर्थ इंडिया की मैं बात करता हूँ तो नॉर्थ इंडिया के जो भी इन्वेस्टर सोचते हैं कि यार वो जो मौका था जो निकल गया हमारे हाथ से, वो अब वापस धोलेरा में आ रहा है और धोलेरा में आ गया है। तो वहाँ पे अच्छा खासा कामकाज चल रहा है और ऑल ओवर इंडिया से धोलेरा को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। ऑल ओवर इंडिया से ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से मिल रहा है। जैसे ओके। आज मैं अपनी कंपनी के बारे में बात करूँ तो आज हमारे पास में 8 कंट्री से ओके। और 25 स्टेट से इन्वेस्टर हैं। तो बराबर। आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कि पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया जो है वो धोलेरा को सपोर्ट कर रहा है और उनको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और बहुत बड़ा यहाँ पे स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है। बहुत बड़ा स्कोप आज धोलेरा बन चुका है। जी। तो इंडिया में से कौन सा ऐसा स्टेट है हम्म। जो ज़्यादातर अभी तक इन्वेस्ट कर चुका है? नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो मैं जो अब हमारे पास में सबसे ज़्यादा एनसीआर है, एनसीआर में से सबसे ज़्यादा आ रहा है बिजनेस, क्योंकि उन्होंने अपने सामने नोएडा तो देखा ही था, गुड़गांव देखा ही था, तो उनको ओके। बनते हुए तो वो सोचते हैं कि यार ये मौका हम अब दोबारा से चूकना नहीं चाहते। हम ऐसा करते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्ट, क्योंकि वहाँ के लिए तो ये जो रेट है, ठीक है ना, वो बहुत ही नॉमिनल रेट है। हम्म। वहाँ पे लगभग 1.5 लाख रुपए वार का भाव समथिंग चल रहा है। यहाँ पे जब उनको 5-6-7 हज़ार रुपये वार में मिल रहा है तो उनके लिए तो बहुत ही नॉमिनल है। और वहाँ ओके। से अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, रोज़गार के साधन ज़्यादा मिल रहे हैं। और जो व्यक्ति अभी जो न्यू जनरेशन है, हम्म। तो न्यू जनरेशन को भी अब वहाँ पे रोज़गार के जो साधन हैं या रोज़गार के जो भी चीज़ें हैं एकदम अच्छे से यहाँ पे सुलभ हो जाएंगे, अपना ओके। रोज़गार बिजनेस बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे अच्छा चल रहा है अभी। बराबर है। तो इसी के साथ जैसे कि आपने बताया कि इतने कम दाम में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट में मिल सकता है, तो ये कितना टाइम लग सकता है? अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने आज या इसी साल कुछ इन्वेस्ट किया है, तो कितना टाइम पकड़ के उनको चलना चाहिए कि तब जाके उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तब जाके एक डेवलप सिटी बनेगा धोलेरा? देखो, अगर मैं बातचीत करूं, चाहे ये धोलेरा हो चाहे कहीं दूसरी जगह पे हो, जहाँ पे अगर गवर्नमेंट इनरोलमेंट होती है जिस प्रोजेक्ट में, ओके। तो उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आप टाइमलाइन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अनुसार ही यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उसी की तरीके से ही रेट इंक्रीज होगी। जैसे मैंने जब स्टार्टिंग में काम काज स्टार्ट किया था तो मैं मेरे इन्वेस्टरों को बोलता था कि आपको 10 साल तक अगर आपके पास में होल्डिंग पावर है, होल्ड करने की ताकत है, तो अब आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये मैंने ओके। उनको 2012-13 में कहा था। अच्छा। और आज उनका जो होल्ड जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो काफ़ी मल्टीप्लाई हुआ है, 5 to 6 टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है। और वैसे ही है, क्योंकि जो धोलेरा है वो कोई शॉर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि ओके। एक बिल्डिंग को बनने में भी 3 से 4 साल लगते हैं। धोलेरा तो पूरा पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा जाइंट स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है, तो उसको बनने में देखो टाइम लगेगा।
और गवर्नमेंट भी क्या है कि फेज़ वाइज यहाँ पे कामकाज कर रही है। ओके। तो फेज़ का जो उनने टाइमलाइन दिया है, उस टाइमलाइन में गवर्नमेंट काम भी पूरा करती है, और जो उनके जो भी कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, वो टाइम टू टाइम पूरा करते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट देख लो, पूरे पूरे डेडलाइन के साथ में ही कंप्लीट होते हैं। कई व्यक्ति बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, ओके। तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट क्या टाइमलाइन में पूरे नहीं होते हैं, आधे हाँ अधूरे हाँ। रहते हैं, लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं है। अच्छा। जो धोलेरा सिटी है, इसमें अगर कोई भी प्रोजेक्ट आए तो डेडलाइन के साथ में कामकाज पूरा होता है। क्योंकि धोलेरा में मैं आपको बताऊं तो इसका जो मास्टर प्लानिंग का कामकाज है वो जैकॉब्स कंपनी ने किया है, जो ओके। यूएसए बेस्ड है। हम्म। और इसका जो पूरा मैनेजमेंट का कामकाज करती है वो यूएसए की कंपनी एकॉम, ओके। उनके हाथ में है। हाँ तो वो हाँ। टोटल सारे कामकाज डेडलाइन के साथ में करती हैं और पूरी क्वालिटी के साथ में करती हैं। क्वालिटी इज द मेन क्वालिटी थिंग। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। यानी कि वर्ल्ड क्लास का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो मतलब क्वालिटी मेन इंपॉर्टेंट होती है इसमें। और अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें से क्या आप बताना चाहोगे, लाइक कौन कौन सा डेवलपमेंट वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है अभी? डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने 22.54 स्क्वायर किलोमीटर में एक्टिवेशन एरिया जो है वो फाइनलाइज कर दिया है। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कंप्लीट कर दिया है। अब वहाँ पे जो कोई भी बड़े सेक्टर आएंगे, कंपनी आएंगी, वो प्लग एंड प्ले के द्वारा तुरंत वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती हैं। इस तरीके की ओके। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट 2026 में रनिंग में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि टेक ऑफ पहली जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ 2026 में कम्प्लीटली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दिन रात कामकाज चल रहा है। हम्म। यहाँ पे रिन्यू पावर का जो प्लांट है वो सेटअप हो गया है, प्रोडक्शन भी उसका स्टार्ट हो गया है। जो 5000 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है, उसमें से 300 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है जो टाटा के द्वारा है, उसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। ओके। और बहुत सारी काफ़ी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उनको लैंड एलोकेट हो चुकी है। अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि जो टाटा का जो सेमीकंडक्टर का है, उन्होंने भी यहाँ पे लैंड भी एलोकेट हो चुकी है, उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया है। तो ओके। आपको थोड़े दिनों में यहाँ वहाँ पे उसका भी डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगा। फिर वेदांता कंपनी है, वेदांता कंपनी ने भी यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने भी सेमीकंडक्टर का किया है। ओके। तो उनका भी कुछ समय में सब, यानी इन जितनी भी कंपनियां हैं सबका यहाँ हम्म। पे आपको प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज धोलेरा में इन्वेस्ट कर चुकी है जी और बहुत सारा डेवलपमेंट भी हो गया है, जी। जिनकी वजह से आज धोलेरा बहुत ही उभर के आ रहा है। हम्म। तो इसी तरीके से धोलेरा को मैंने सुना है जहाँ तक धोलेरा सर कहा जाता है, राइट? सो ये सर के पीछे का क्या मीनिंग है? सर का पीछे का मतलब यही है कि एक्ट बना है ओके। गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि SIR एक्ट, तो वर्ल्ड में सबसे पहला SIR एक्ट लाने वाली कंट्री है चाइना। ओके। और उसका पहला जो सबसे पहला SIR डेवलप हुआ वो हुआ संघाई। आज अगर हम संघाई। चाइना का नाम लेते हैं तो सबसे पहले कौन सा नाम निकलता है? संघाई। संघाई। तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन धोलेरा का, अगर इंडिया का नाम लेंगे तो सबसे पहला नाम निकलेगा धोलेरा। धोलेरा। क्योंकि SIR एक्ट सबसे पहले इंडिया में लाने वाला या लागू करने वाला स्टेट है गुजरात। और सबसे पहले इंडिया का जो SIR बन रहा है वो धोलेरा है। तो धोलेरा जो है वो इंडिया का सबसे पहला SIR है। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कि SIR एक्ट है, SIR एक्ट के तहत अब बहुत बार बोलते हैं कि भाई मोदी जी फॉरेन ट्रिप करते हैं। ओके। अब 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो फॉरेन ट्रिप पे निकल गए थे। हाँ। अब बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं वो फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन उनकी एक स्ट्रेटजी थी, नीति थी कि भाई हम इंडिया को ग्रोथ कैसे करें। हम्म। तो इंडिया को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे उनने पहले से ही प्लेटफॉर्म रेडी कर दिए थे। ओके। SIR एक्ट लागू कर दिया था 2009 में। हम्म। SIR एक्ट लागू करने के बाद में आपने देखा होगा कि भाई मोदी जी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में घूमते रहे, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आया? गुजरात में आया। गुजरात में आया। अब गुजरात में आया तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए क्या है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लेके आ रहे हैं? अपने गुजरात में लेके आ रहे हैं, होम टाउन में लेके आ रहे हैं। लेकिन हाँ ऐसा हाँ। नहीं है, क्योंकि आपके पास में आपका पैसा है, हम्म। हमारे पास हमारा पैसा, और बड़ी कंपनियों के पास में उनका पैसा होता है। सही है। हम तो चलो किसी के कहने से है या रिलेशन निभाने के चक्कर में हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी के कहने से नहीं करती हैं। उसके लिए पहले सर्वे करवाती हैं, सर्वे करवाने के बाद में वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। सही है। क्योंकि उनके पास में बड़ा अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट लगता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। या। तो
यहाँ पे SIR एक्ट जो होता है ना, वो वैसे मान के चलो भाई बुलेट प्रूफ जैकेट का काम काज करता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए। ओके। जैसे हमने देखा होगा सबसे पहले टाटा नैनो का प्लांट कहाँ पे था, पहले सिंगूर में था। ओके। ठीक है ना, वहाँ पे उनको रातों रात उनको बंद करके यहाँ पे सानंद में आना पड़ा। हम्म। तो ऐसी कंडीशन किसी दूसरे इंडस्ट्री के साथ में नहीं है, तो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये SIR एक्ट बना है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ने गुजरात में इन्वेस्टमेंट किया है। वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने का मेन रीज़न ही यही था कि यहाँ पे SIR एक्ट लागू है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ओके। क्योंकि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रदान करती है गवर्नमेंट। वो एक्ट कानून जो है वो प्रदान करता है, इसके लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया है। तो SIR एक्ट लागू करने के लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनने हमारे लिए, अपने गुजरात के लिए ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रदान की है कि SIR एक्ट लागू करने के बाद में बहुत सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है। जी तो जी। बहुत बहुत उनको धन्यवाद। इसी तरीके से जैसे आपने बताया, तो धोलेरा आगे जाके पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है, राइट? लाइक धोलेरा इतना डेवलप होगा तो इंडिया को वो रिप्रेजेंट करेगा। कहीं ना कहीं तरीके से जो भी टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे बिल्डअप होने वाली है, तो उस हिसाब से आप क्या बताना चाहोगे धोलेरा और इंडिया के कनेक्शन के बीच में? मैंने जैसे कि एक बात पहले ही स्पष्ट की थी कि जिस तरीके से आज हम चाइना का नाम लेते हैं तो सबसे पहले किसका नाम निकलता है, संघाई का। संघाई का। तो वो दिन अब दूर नहीं है कि इंडिया का नाम लेंगे तो सबसे पहले नाम आएगा धोलेरा का, क्योंकि धोलेरा में वर्ल्ड क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वहाँ पे इस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 सिटी हैं उनमें जो फैसिलिटी है वो सारी की सारी फैसिलिटी धोलेरा में गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। ओके। जैसे कि कभी हम जैसे कि एक बार सिंगापुर गए थे, तो सिंगापुर में होटल में गए तो होटल में हमने सोचा यार पानी का बोतल नहीं है यहाँ पे, ओके। पानी का बोतल नहीं मिल रहा। तो हमने वहाँ पे नीचे फ़ोन किया, मैंने कहा सर पानी का बोतल नहीं है। तो उन्होंने कहा बोले सर हम आपको यहाँ पे इतना शुद्ध पानी देते हैं कि आप हमारी नल का पानी भी पी सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो मतलब कि वही टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट है वो धोलेरा में लेके आ रही है, यानी कि वो इतना शुद्ध पानी आएगा कि भाई नल का भी हम पानी वहाँ पे पी सकते पी हैं। तो सकते मतलब कि हैं। इस तरीके की फैसिलिटी गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट का कामकाज है, चाहे अपना स्टॉर्म वाटर का है, ओके। चाहे अर्बन प्लानिंग का है, ये जो हाँ। सारे के सारे जो गवर्नमेंट कर रही है, चाहे रोड रोड का है, ड्रेनेज का है, IT का है, ये जो वर्ल्ड की जो टॉप सिटी हैं उनकी जो फैसिलिटी है वही फैसिलिटी यहाँ पे धोलेरा में प्रोवाइड हो रही है। ओके। जी। तो जब यहाँ पे जितना भी डेवलपमेंट हो चुका है धोलेरा में, और आगे जाके बहुत सारा डेवलपमेंट होने वाला है, तो धोलेरा की अभी जो एरिया है वो एक्सपांड हो सकती है फ्यूचर में, आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट ने देखो, गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट करती है ना हम्म। बड़ा, तो 100 साल आगे का सोच करके करती है। जी जी। अब जैसे यहाँ पे मैं गुजरात के इन्वेस्टरों को बोलता हूँ कि धोलेरा में आप इन्वेस्टमेंट करो, तो उनका एक ही वर्ड आता है, ત્યાં તો કાંઈ નથી, ત્યાં તો પોપડો છે, ત્યાં तो કાંઈ નથી થવાનું। ठीक है ना। बराबर है। तो उनका मतलब जो वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी बात है ना, वो होता है। लेकिन हमारे से भी सुपीरियर लोग आगे ऊपर बैठे हैं, सही जो है। अगर धोलेरा का अगर उन्होंने प्रोजेक्ट का अगर विजन लिया है तो 100 साल आगे की प्लानिंग का लिया है। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लोग वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ पे पानी भरा रहता है बारिश के दिनों में। तो गवर्नमेंट ने लास्ट 100 साल, पीछे के 100 साल में जितना पानी, मैक्सिमम जो पानी आया है, जितना भराव हुआ है, उससे 2 टाइम का वहाँ पे मेजरमेंट निकाल करके उसके बाद में यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। ओके। तो मतलब कि गवर्नमेंट हमसे 100 साल आगे चलती है। तो अगर ये गवर्नमेंट अगर कोई प्रोजेक्ट करती है उसमें सोचने का ही नहीं है हमें। और सही है। डेवलपमेंट इतना जैसे कि 920 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया है। तो इसको ये डेवलप होते होते 2042 तक होगा, 3 फेस में ये कंप्लीट होगा। तो एक्सपेंड तो होगा ही होगा। एक्सपेंड तो जैसे कि मैंने एक चीज़ देखी है धोलेरा के लिए, कि हमारी कोई भी सिटी है वो पहले बीच में होती है, फिर ऐसे धीरे धीरे फैलती है। फैलती है, राइट। बल्कि धोलेरा ऐसा है कि जो बाहर से डेवलप होते होते अंदर तक अंदर जा आ रहा रहा है। है। तो मतलब धोलेरा के लिए बिल्कुल जस्ट उल्टा है। यहाँ पे जो बाहर से डेवलप होते होते अंदर की साइड में डेवलपमेंट हो रहा है। ओके। हाँ। तो ये बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। इसी के साथ आपकी जो कंपनी है मिरिक, तो जी। मिरिक का इंफ्राटेक में क्या गोल है आगे का? इंफ्राटेक में हमारा जैसे कि हमारा 2042 तक का जो है वो प्लान आज भी रेडी है। हम धोलेरा में तो हम साथ में है ही हैं। धोलेरा में जैसे कि हम जैसे अभी रेजिडेंशियल प्लॉट है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, ये तो हम डेवलप कर ही रहे हैं। अब हम साथ में बंगलो है, रो हाउस है, फार्म हाउसेज है, इसमें आ रहे हैं।
और ओके। लगभग 2030 तक हम रिसोर्ट में भी लगभग 3 रिसोर्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जो क्या ऑल बात ओवर है। इंडिया में हैं। तो रिसोर्ट में भी हम आ रहे हैं, फिर हम कॉमर्शियल स्पेसेस में भी आ रहे हैं। ओके। मतलब कि हर चीज़ में हम अभी स्पेंड कर रहे हैं, अपने बिजनेस को स्पेंड कर रहे हैं। अभी तक जितना भी किया है उसमें से कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं? अभी हमने किया तो उसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं। ओके। और अभी जैसे कि धोलेरा में इतने दिन तो आ रहे थे इन्वेस्टर, ओके। अभी आने लगे हैं एंड यूज़र। अच्छा। तो अब हम इतने दिन तो हम इन्वेस्टरों के हिसाब से उनके माइंडसेट से हम चल रहे थे, अभी हम ओके। एंड यूज़र आते ही हम एंड यूज़र के हिसाब से चल चल रहे हैं। तो हम्म। अभी हमें यानी कि रेडी रेडी टू यूज़ जो प्रॉपर्टी होती है हम उसमें अभी स्टार्टअप हो गए हैं। तो रेडी टू यूज़ हम उनको इन्वेस्टरों को हैंड ओवर करेंगे। ओके। तो इस तरीके से अब हमारे आगे से आगे प्रोजेक्ट कंटिन्यू रनिंग में रहेंगे। धोलेरा के अलावा कौन कौन सी सिटी में और कैसा कैसा डेवलपमेंट आज तक मिरिक ने किया है? हमारे जो वैसे देखें तो हम ओनली फॉर स्पेसिफिक एक ही जगह पे हम पर्टिकुलर काम काज करते हैं, वो है धोलेरा। ओके। वो बोलते हैं ना, बोले मास्टर डिग्री होती है तो मास्टर डिग्री एक ही चीज़ में होनी चाहिए। या। ठीक है ना, जैसे कि एक चीज़ का हमें छोटी सी चीज़ का बहुत सारा ज्ञान हो हम्म। और बहुत सारी चीज़ों का हमें छोटा 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 ज्ञान छोटा हो। ज्ञान। तो हमें सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट किसको बोलते हैं, जिसको छोटी सी चीज़ का बहुत सारा ज्ञान हो। या। तो हम उस चीज़ में बिलीव करते हैं। ओके। हम धोलेरा में ही हैं और धोलेरा में ही हमारा जैसे कि पूरा गोल धोलेरा का ही है। और धोलेरा को लेकर के हमारा बहुत बड़ा विजन है। ओके। और 2042 तक हमारे अलग अलग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, सारी चीज़ें धोलेरा में ही होंगी अपनी। ठीक है। जी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया धोलेरा आपके दिलो जान में बस चुका है। जी। यहीं पे बहुत अच्छा करेंगे और इंडिया को जैसे कि आपने बताया एक संघाई की तरह से हम धोलेरा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इंडिया की ओर से। तो इसी के साथ ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी मिरिक कंपनी है और इतना बड़ा आपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? मैनेज करने के लिए तो देखो, इसमें एक अकेला व्यक्ति से कुछ नहीं होता है, ओके। पूरी टीम होती है। और पूरी टीम के सहयोग से ही हम कंपनी को रन करते हैं, पूरी टीम के सहयोग से ही ये कंपनी बनती है। हम जैसे बात करते हैं, हमारा जैसे बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस स्टाफ हमारा अच्छा है। जैसे कि मैं बात करूं तो अगर मैं अपने बैक ऑफिस को बोलूँगी आज रात को 2 बजे भी उनको आना है, तो अच्छा। मतलब वो इतने डेडिकेटेड हैं काम के प्रति, तो मतलब रात को 2 बजे भी वो आ आ जाते हैं। जाते हैं। तो मतलब इस तरीके से हमारा क्या टीम वर्क अच्छा है। फिर टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ओके। तो हम टेक्नोलॉजी का सहयोग पूरा भरपूर सहयोग लेते हैं। सही है। जैसे कि आज के दिन में जैसे कि रियल एस्टेट में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर प्लॉट बुक करवाना है हाँ। तो आप ऑनलाइन ही प्लॉट बुक कर सकते हो। या। ऑनलाइन ही अपना टोटल अकाउंट है वो चेक कर सकते हो, मेरा भाई इतने नंबर का प्लॉट है, इस प्रोजेक्ट में है, कितने बार का लिया, किस रेट से लिया, क्या सारी की बात है। सारी डिटेल्स हमारी ऑनलाइन रहती हैं। एक ओके। प्लॉट होल्डर वो सारी चीज़ें चेक कर सकता है और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम कामकाज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए, प्लॉट होल्डर्स हैं, और उनको हम टाइम टू टाइम अच्छी सर्विस भी देते हैं। हम्म। इसके बाद में हमारे बिजनेस पार्टनर आते हैं। या। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने राजेश्वर जी को, अंकुर जी को, कुलदीप जी को, अपने जोशी जी को, भंडारी जी को, जो हमारे जो ये बिजनेस पार्टनर में आते हैं। ओके। उनका काफ़ी अच्छा सहयोग मिला हमें, तो क्योंकि टीम फेथ से जनरेट होती है, राइट। तो उनका जो कंपनी के प्रति जो फेथ है वो अनबिलीवेबल है। ओके। यानी कि दिन रात चाहे कैसे भी हो जाए, कंपनी है तो कंपनी, वो बोलते हैं कि कंपनी ये आपकी नहीं है, हम सबकी कंपनी है अच्छा। और ये हमारी कंपनी है। तो वो 100% डेडिकेशन के साथ में कामकाज करते हैं। ओके। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके का परफॉर्म करते हैं, हम्म। और मतलब कंपनी के प्रति डेडिकेशन है ना उनका, अनबिलीवेबल। मुझे बहुत ओके। अच्छा लगता है वो चीज़। आपने जैसे बताया आपकी टीम, आपके पार्टनर्स सभी को बहुत लगाव है अपने प्रोजेक्ट से भी और आपसे भी। जी। तो पहले तो कैसा होता है कि कोई भी इंसान अगर आते हैं तो पहले दिन से तो ऐसा नहीं होता है कि उनको इतना लगाव हो या इतना डेडिकेशन हो। जी। तो ये डेडिकेशन उनके मन में भी रहे और उनकी ओर से भी ये बहुत अच्छा प्रयास रहे, उनके लिए आपने क्या प्रयास किया था पहले? हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि डेडिकेशन के साथ में ट्रांसपेरेंसी। ओके। हम हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर उनके साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ में कामकाज करते हैं, और कमिटमेंट। हम्म। ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने हर जो बिजनेस पार्टनर होते हैं उनके साथ में करते हैं, तो उनको फेथ जनरेट होता है। और कंपनी ऐसा कोई काम
इन्वेस्टरों को देख करके, यानी कि ऐसा मतलब हम जो कोई भी कामकाज करते हैं वो इन्वेस्टरों की तरह सोच करके ही करते हैं। ओके। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि आज मुझे कोई नई लैंड परचेज करनी है, तो हाँ। मैं सबसे पहले अपने आप को इन्वेस्टर की भूमिका में देखता हूँ ओके। कि मैं यहाँ पे प्लॉट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। अगर मेरा दिल गवाही देता है कि मैं यहाँ पे प्लॉट लूँगा, हम्म। ठीक है ना, तो मैं वो ज़मीन परचेज कर लेता हूँ, अच्छा। क्योंकि मुझे इन्वेस्टरों को बेनिफिट देना है। हमारी कंपनी का मेन फंडा यही होता है, इन्वेस्टर फर्स्ट। ओके। इन्वेस्टर अगर जिंदा है तो कंपनी जिंदा है। इन्वेस्टर को सही अगर है। हम कंटिन्यू बेनिफिट देते रहेंगे तो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो करती रहेगी। तो ओके। हमारा मेन चीज़ होता है कि हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं उनके प्रति डेडिकेशन से हम कामकाज करते हैं, उनका ओके। बेनिफिट हम पहले देखते हैं। अगर हम हम्म। इन्वेस्टरों का बेनिफिट देखेंगे, इन्वेस्टरों का अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हो रहा है, तो हाँ। कंपनी का तो जो बेनिफिट्स है वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं, खुद का बेनिफिट पहले देखते हैं, या। बल्कि हम इन्वेस्टरों का बेनिफिट देखते हैं। क्योंकि बाकी तो वो जो बाई डिफ़ॉल्ट है वो तो बाई हाँ। प्रोडक्ट है, जो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। ओके। जी। तो आप अपने कस्टमर, जैसे कि इन्वेस्टर आपके कस्टमर हुए, तो आप पहले कस्टमर बन के सोचते हो कि एज ए कस्टमर मुझे कैसा लग रहा है, फिर आप वो काम अपने कस्टमर के लिए करते हो। आप जी। इनडायरेक्टली ये बताना जी। चाहते हो। तो आपके जितने भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनमें से कोई ऐसा हो जो अहम हो, या कोई ऐसा हो कि जिन्होंने बहुत अच्छा किया हो, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? हमारे जैसे कि इन्वेस्टर की बात करूं तो एक हमारे जमशेदपुर से हैं बिजू नंदी जी, जो ओके। टाटा कंपनी के जीएम हैं। हम्म। उनका काफ़ी लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने एक बार उनसे एक चीज़ पूछी थी कि सर, मुझे आप ये बताओ कि कोई भी व्यक्ति जब रिटायरमेंट होता है हाँ। तो अपनी पूरी लाइफ की जो सेविंग होती है वो या तो अपनी जन्मभूमि में इन्वेस्टमेंट करता है ओके। या अपनी कर्म भूमि में इन्वेस्टमेंट करता है। या। तो मेन चीज़ उनका यही कहना था। बोले राजिल, मैं आपको एक बात बताऊं। हम्म। बोले कि कर्म भूमि जन्मभूमि तो सही है, लेकिन ग्रोथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है। कि आज चलो हम टाटा कंपनी में जीएम है तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरीके की है, जी। लेकिन जब हम रिटायरमेंट हो जाएंगे हाँ। तो वो लाइफ स्टाइल हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। सही है। ठीक है ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए, वो लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या ज़रूरी है, सोर्स ऑफ इनकम। हम्म। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है। हाँ। अब वहाँ पे इंडिया में जैसे अब जैसे बात करते हैं, धोलरा की बात करते हैं, तो धोलरा में टाटा का सेमीकंडक्टर का भी आ चुका है, टाटा का अपना ये सोलर पावर प्लांट भी आ चुका है। हम्म। एयरबस के साथ में टाटा टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे जो कोलोब्रेशन किया है, जो एयरबस का C295 एयरक्राफ्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ओके। तो वो भी आ चुका है। टाटा की एक दो कंपनियां और भी आने वाली हैं। तो उनको मतलब हम्म। पहले से ही मतलब नॉलेज रहता है कि टाटा में जो जीएम लेवल के हैं तो सब कुछ पता रहता है। तो उन्होंने कहा, बोले कि मैं वहाँ पे सारा इन्वेस्टमेंट इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ का जो ग्रोथ हमने देखा है, वहाँ का जो हमने कल्चर देखा है, हाँ। हाँ। तो वो इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति एडजस्ट हो जाएगा। हम्म। दूसरा है कि वहाँ पे जो सेफ्टी सिक्योरिटी है, यहाँ ओके। का जो लैंड का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो लॉ है हम्म। वो इतना स्ट्रिक्ट है कि इतना मतलब हम आंख बंद करके वहाँ पे अनलिमिटेड पैसा डाल सकते हैं डाल गुजरात में। सकते हैं। तो इस तरीके की उनने सारी काफ़ी बातें की, तो हमें अच्छा लगा कि यार वो गुजरात के प्रति उनका अच्छा रवैया है। ओके। क्योंकि मेन चीज़ होती है, देखो कोई भी अगर इन्वेस्टर पैसा डालता है ना तो सबसे पहले हम्म। देखता है सेफ्टी और सिक्योरिटी। या। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो लैंड का जो लॉ है वो इतना हम्म। ज़बरदस्त है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति है हम्म। किसी भी तरीके से और कितना भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर कर सकता है। वो पूरा 100% सेफ है, सिक्योर है। जी। जी। तो इसी तरीके से सेफ्टी और ये सब देख के सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। तो अभी तक जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन वहाँ पे कुछ लाइक इंसान रहने के लिए, जो आपने बताया कि रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी चल रहे हैं वहाँ पे, जी। और कमर्शियल भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोग रहने आएंगे तो उनके लिए फिर अगर बिजनेस तो मिल रहा है, लेकिन रहने के लिए फिर हवा भी अच्छी होनी चाहिए, ये सब वातावरण और उनका ये एटमॉस्फेयर कैसा है धोलेरा का? एटमॉस्फियर देखो, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट जब ये सारा प्रोजेक्ट कर रही है तो हमसे आगे एडवांस चल के करती है। तो गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल के लिए किया है, तो यहाँ पे टोटल पूरा पूरा ग्रीन फील्ड यहाँ पे एरिया उन्होंने ओके। तैयार किया है। क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल है या फिर पोल्यूटेड जो भी इंडस्ट्रियाँ हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगी। टोटल ओके। ग्रीन फील्ड से रिलेटेड ही यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ आएंगी।
जो जो बहुत कम लो कार्बन जो प्रोड्यूस करे, ऐसी कंपनियाँ आएंगी। इसके बाद में जैसे कि गवर्नमेंट ने जो अगर इन्वायरमेंट के रूप में किया, तो यहाँ पे लगभग नहीं करते भी 20% अबोव यहाँ पे ग्रीनरी रखा है, ग्रीनरी ओके। स्पेस रखा हुआ है, तो ओके। मतलब काफ़ी अच्छा है वो। हर अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पे आपको गार्डन मिलेंगे। ओके। और ये इस तरीके की फैसिलिटी किया है। पानी के लिए भी उनने जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनने भी बना दिया है। तो चाहे जैसे इन्वायरमेंटल में जैसे कि पानी है, हवा है, फिर जो लाइफस्टाइल है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उनके लिए गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी कामकाज किया है। अच्छा। जैसे मैं गुजरात की बात बताता हूँ कि यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, जो न्यू जनरेशन होती है, हाँ हाँ वो क्या करती है, जैसे कॉलेज करती है, कॉलेज करते ही वही हम फॉरेन कंट्री में जाएंगे हाँ एजुकेशन करने के लिए। हाँ। यहाँ पे मैंने काफ़ी देखा है, बहुत ट्रेंड है अभी तो। बहुत ट्रेंड है ना। तो वही चीज़ें हैं कि वो वहाँ पे क्यों जाते हैं, उनके दो रीज़न है, हम्म। सोर्स ऑफ अर्निंग ओके। और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। या। ये दो ही चीज़ें होती हैं। हम्म। तो वहाँ पे अच्छी इनकम के सोर्स मिलते हैं तो वो वहाँ पे जाते हैं, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है तो वहाँ पे वो वहीं के ही हो जाते हैं फिर। हाँ ठीक है ना, वहाँ पे फ़ॉरेन जाते हैं, कॉलेज पास आउट करते हैं, फिर वहीं पे या तो कोई नौकरी करते हैं या वहीं पे कोई बिजनेस करते हैं, सेटअप हो जाते हैं, इंडिया को भूल जाते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट ने इसका ये इनिशिएटिव लिया तो मैं अच्छा मानूंगा कि यहाँ हम्म। का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे उन्होंने काफ़ी काम किया है। हम्म। और सोर्स ऑफ इनकम तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इतनी जब सारी इंडस्ट्री आएंगे तो सोर्स ऑफ इनकम के तो भरपूर रहेंगे। लेकिन ओके। जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट लेके आई है गवर्नमेंट, वो अनबिलीवेबल है। उसमें यानी कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ओके। आज हम जैसे मेट्रो सिटी की बात करते हैं, चाहे कलकत्ता चले जाओ, चाहे दिल्ली हम्म। चले जाओ, चाहे मुंबई चले जाओ, हम्म। वहाँ पे ट्रैफिक इतने भयंकर रहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति को अगर 10 मिनट का रास्ता है तो वहाँ पे 1 घंटा लगता है। सही है। ठीक है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने इसके लिए यहाँ पहले से ही प्रोविज़न कर दिया कि अच्छा। 250 मीटर चौड़ा रोड पर पहले से ही बना दिया कि यहाँ पे अब कितनी भी पब्लिक का हो, यहाँ पे ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं समस्या रहेगी। नहीं तो रहेगी। मतलब गवर्नमेंट ने पहले से ही मतलब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पे काफ़ी ध्यान दिया है। फिर मेट्रो है, मेट्रो का भी उनने ये जो डिमार्केशन कर दिया है। हम्म। एक्सप्रेस हाईवे है वो भी उनने बना दिया है। मतलब काफ़ी ज़बरदस्त है, अनबिलीवेबल है। सही है। तो जी इसी तरीके से धुलेरा को बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं सब मिलकर। जी गवर्नमेंट का भी इतना साथ है और साथ ही में बहुत सारी कंपनियां हैं जो भी इन्वेस्ट कर रही है, कहीं ना कहीं वो भी एक हिस्सा बन रही है धुलेरा को डेवलप करने में। जी। तो ये सभी कंपनियां जैसे कि आपकी मेरी कंपनी है तो एक लीडरशिप से चलती है, तो आप लीडरशिप के बारे में क्या कहना चाहोगे? एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए? देखो, लीडरशिप किसी भी कंपनी को अगर स्टेबल करना हो, ग्रो करना हो, तो उसके लिए लीडरशिप की भूमिका मेन इंपॉर्टेंट होती है। हम्म। और लीडरशिप के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लीडर्स होता है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, खुद भी मोटिवेट रहता है और अपनी टीम को भी मोटिवेट करता रहता है। हम्म। फिर कमिटेड होता है। ओके। कमिटेड तो ऐसा है कि भाई कि हमने जो ये अगर किसी को कमिट किया है, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में हो, कंपनी के बारे में हो या टारगेट्स के बारे में हो, तो उसको फुलफिल करता है एनी हाउ। जैसे कि हम इंडियन आर्मी की बातचीत करते हैं, उनको बोलते हैं कि इस दीवार के उस पार जाना है, तो वो ये नहीं देखते कि मेरे पास में हथौड़ा है, छेनी है या नहीं है। हाँ। उनको जो कुछ भी मिले वो उस दीवार को तोड़ करके उस साइड में जाएंगे। चाहेंगे। तो लीडर ऐसा होना चाहिए कमिटेड कि ओके। ये चीज़ें हैं तो वो कंप्लीट होनी ही चाहिए। राइट। ऐसा नहीं, एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए। जैसा कि ओके। एक्सक्यूज़, मेरे पास में अभी वो दीवार तोड़ने के लिए कुछ साधन नहीं है, हथौड़ा छेनी नहीं है और कुछ नहीं है। तो ओके। मतलब कमिटेड होते हैं तो कमिटमेंट पूरा करते हैं। और लीडरशिप होती है तो वो सबको साथ लेकर के चलते हैं, टीम को साथ में लेकर के चलते हैं, उनके हर दुख सुख में भी सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम सिर्फ कंपनी की या प्रोफेशनल बातें करते हैं, वो पर्सनल लाइफ की भी बातें करते हैं। तो उसमें कभी किसी को, क्योंकि हर व्यक्ति है सामाजिक प्राणी है, हाँ। समाज में रहता है, सही है। दुख सुख आते हैं, किसी को फैमिलियर आते हैं, ठीक है हम्म। ना, किसी को फाइनेंशियल आते हैं, तो हाँ। उनमें वो सपोर्ट करते हैं। ओके। जी। तो आपकी कंपनी में जैसे कि आपने लीडरशिप हम्म। बहुत अच्छे से की है, तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी कंपनी के रिगार्डिंग, को ऐसा किस्सा हो कि जहाँ पे आपको आपकी लीडरशिप ज़्यादा मतलब मायने रखनी पड़ी हो? लीडरशिप की बात करें तो हम हमारी टीम को, अगर मेरी बात करूं तो मैं अपने आप को जैसे कि लीडर हूं या नहीं हूं, मुझे खुद को भी नहीं पता है। लेकिन फिर भी क्या है, मेरे से जो कुछ संभव हो सकता है, हाँ। हम हमारे जितने भी टीम मेंबर उनकी हेल्प करते हैं। उनको जो मेंटली है या हम्म। फाइनेंशियल है हम्म। या फैमिलियर है, जो कोई भी प्रॉब्लम आती है उनमें हम बैठ करके चर्चा करते हैं, ओके। उनको सपोर्ट करते हैं हर क्षेत्र में, और आगे बढ़ने के लिए हम मोटिवेट करते हैं। तो और ओके।
हमारे पास में ऐसे टीम मेंबर भी हैं जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं जो कामकाज करते हैं। हम उनसे भी कभी कभी क्या चर्चा करते हैं, कंपनी के प्रति भी करते हैं, तो वो भी लीडर हैं। मैं ओके। अपने आप को लीडर नहीं समझता भाई, मेरे से भी बड़े बड़े लीडर हमारी टीम में हैं। ओके। तो उनसे भी हम चर्चा करते रहते हैं कि हमें आगे इन फ्यूचर में किस तरीके से प्रोग्रेस किया जाए, किस तरीके से हम आगे बढ़ पाएँ और टीम को मैनेज कैसे कर पाएँ। तो हम ओके। कंसल्ट लेते रहते हैं हमारी ही टीम मेंबरों से, क्योंकि उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। मुझे तो चलो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उन लोगों को 30-30 40-40 साल का एक्सपीरियंस है। ओके। हाँ, तो लीडरशिप मेन इम्पोर्टेंट होती है। ऐसा कोई किस्सा जो जहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम आई हो, लेकिन आपके हिसाब से या फिर कुछ आपके पार्टनर्स जो भी आपके लीडर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से उन्हें टैकल किया कि वो बहुत अच्छा जाके फिर रिजल्ट मिला, ऐसा कुछ किस्सा आप अगर शेयर करना चाहोगे तो? ऐसा तो मेरे वाक़या में ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हम इसी तरीके से स्मूथली चलते हैं, क्योंकि हम हर महीने एक महीने मीटिंग करते रहते हैं, ओके। तो उसमें आते रहते हैं। हाँ, बेशक जब कोरोना का टाइम था, क्राइसिस था चारों तरफ से, तो उस समय हमने काफ़ी इस तरीके का हुआ, उलझन हुई, तो हमने टीम मेंबरों से बातचीत भी की, सारी चीज़ें की, हम इसको किस तरीके से कन्वर्ट करें या इसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करें। ओके। तो उसको हम जैसे कि क्राइसिस में भी हमने उसको अपॉर्चुनिटी बना करके कामकाज किया था। ओके। क्योंकि मेरा एक सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या है कि हम हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं, हम्म। इन्वेस्टरों को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं। ओके। ठीक है ना। ऐसा नहीं भाई कंपनी है तो कंपनी पूरा का पूरा बेनिफिट खुद कमाती है। ओके। हम हमारे क्या है, प्रोजेक्ट का प्रॉफिट शेयरिंग हमारे इन्वेस्टरों को शेयर करते हैं। तो कोरोना के टाइम पे हमने क्या देखा कि यार वो यही समय है हम्म। जब हमें हमारे इन्वेस्टरों के साथ में होना चाहिए। ओके। तो हमने हमारे इन्वेस्टर को कंटिन्यू कोरोना में भी वो प्रोजेक्ट का प्रॉफिट शेयरिंग देते रहे, जिससे वो जो अच्छा। फेथ जनरेट हुआ, जो खुशी जनरेट हुई, वो बहुत अच्छा लगा हम्म। हमें भी। और वो वही एक ट्रम्प था जिसकी वजह से क्या कंपनी को इतनी सक्सेस मिली और और वहीं कंपनी से को फेथ ग्रोथ मिली। मिला। हाँ राइट। सो इसी तरीके से आपने बताया लीडर के बारे में, तो आज देश जो चलता है पॉलिटिक्स के हिसाब से जी। चलता है ऑलमोस्ट, तो पॉलिटिक्स में आपके हिसाब से कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए? अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं तो देखो, कोई गवर्नमेंट कोई भी हो, सारी की सारी गवर्नमेंट एक ही चीज़ पे काम काम करती है, देश को आगे बढ़ाने में हम्म। और देश को अच्छा लाइफस्टाइल देने में, या रोज़गारी है उसको जनरेट करने में। अब ओके। जैसे कि गवर्नमेंट का ने इस बार जो इनिशिएटिव लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छे हैं कि उन्होंने जो फॉरेन फंडिंग वाला है कि वह जो अपना जो फॉरेन का जो पैसा है ओके। तो वो इंडिया में आए, हाँ। इन्वेस्टमेंट हो। तो या। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सुधार किए हैं, जैसे उसमें हम्म। से एक सुधार यही है SAR एक्ट लागू करना। हाँ। तो वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। उसके बाद में जैसे अपनी इंडिया की जो GDP है, तो उसमें वो हम्म। बोलते हैं कि 3 ट्रिलियन को क्रॉस करना। तो मैं तो ओके। ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ सालों में ये 5 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम हो रहा है, हाँ। तो वो बहुत ज़बरदस्त कामकाज हो रहा है कि उसमें हम देखते हैं कि आज हर जगह पे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, फिर हम्म। DMIC बन रही है, फिर जो कॉरिडोर्स हैं वो बन रहे हैं। हाँ। हाँ। स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम लेके आए हैं, आई है गवर्नमेंट, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उससे क्या है कि हर जगह पे स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, चाहे वो ओके। अर्बन डेवलपमेंट हो चाहे ग्रीन फील्ड वाले हो। हम्म। ठीक है ना। तो ग्रीन फील्ड के ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी काफ़ी कामकाज किया है। ओके। जैसे मैंने देखा कि गवर्नमेंट कामकाज करती है कि हम अगर सिटी के पास में अगर कोई सिटी बनाते हैं, हम्म। तो हर सिटी के पास में क्या होती है, उपजाऊ ज़मीन होती है। हाँ। तो अगर वो सिटी डेवलप होती है तो उपजाऊ ज़मीन ख़त्म होती है, तो खाद्यान्न की समस्या इन फ्यूचर में आ आ सकती है। सकती है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी जगह फाइनल की जहाँ पे कोई फसलें नहीं होती हो, ओके। जहाँ पे एग्रीकल्चर का वर्क नहीं होता हो। हम्म। तो इस तरीके की गवर्नमेंट ने वो अर्ब जो लैंड है वो हम्म। चिन्हित की और उसके बाद में वहाँ पे सिटी को डेवलपमेंट किया, क्योंकि वहाँ पे आएगी तो ओके। मतलब कि जो उपजाऊ ज़मीन है वो अपने ऐसे कैसे ही पड़ी रहेगी। तो हाँ। वहाँ पे फसलें कंटिन्यू होती हैं। मतलब गवर्नमेंट के जो भी विचार हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं और जबरदस्त है। बहुत आगे तक का सोच करके गवर्नमेंट कर रही है। हम्म। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बातचीत करूं कि पहले जो इंडिया का पैसा बाहर जाता था ओके। कि यार वहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छी है, हम्म। ग्रोथ अच्छी है, हाँ। तो आज मैं देखता हूँ कि जस्ट उल्टा हो गया है। अभी फॉरेन की में जो भी NRI है लोग हैं वो हाँ। इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट अच्छा कर खासा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा। जी। आपके ध्यान में कोई ऐसा हो जो फॉरेनर इन्वेस्टर हो और उन्होंने बहुत अच्छा, अगर धोलेरा में या
यहाँ पे कोई किया हो? हमारे जैसे कि इन्वेस्टर की बातचीत करूँ तो 8 कंट्री से हमारे पास में आज के दिन इन्वेस्टर हैं, ओहो। जो अदर स्टेट के हैं, साउथ के भी हैं, जो अच्छा। यूएसए बेस्ड हैं, फिर अपने मिडिल ईस्ट में है, फिर नॉर्थ इंडिया में हैं। काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ओके। फॉरेन में रहते हैं और उनने इस स्कोप को देखा है। जैसे मैं हम्म। आपको एक वाक़या बताऊं कि मेरा एक दोस्त था यहाँ पे सूरत में, तो मैंने उनको धोलेरा के बारे में अच्छा खासा बता रखा था। अच्छा। मैकेनिकल इंजीनियर रिटायरमेंट थे वो। अच्छा। तो उसके बाद में जब वो आए, मिले, हमने उनको बताया, अच्छा खासा बताया, तो उसको कुछ ऐसा, वो ये ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो फेथ नहीं होता। हाँ हाँ। उसका बेटा था वहाँ पे लंदन में। अच्छा। तो लंदन से उनने फ़ोन किया था, बोले कि पापा अपने गुजरात में ऐसे एक सिटी डेवलप हो रही है। उनने कुछ ब्लूमबर्ग चैनल था, उसमें देखा होगा, ओके ओके। लगभग 2012-13 की बात है। हम्म। तो उसमें उसका चल रहा था। तो ब्लूमबर्ग चैनल में देखने के बाद मैंने पापा को फ़ोन किया, बोले पापा ऐसा ऐसा स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है अपना गुजरात में, हम्म। तो उसका कैसा है मुझे बताओ। अच्छा। तो वो जो मेरा दोस्त था वो मेरे पास में आया, आकर के पूछा, बोले राजिल भाई वो बताना ज़रा क्या है। मैंने कहा क्यों, अब क्या हुआ। बोले बोले अभी लंदन से मेरे बेटे का फ़ोन आया था, बोले ऐसी ऐसी चीज़ है। तो मैंने उनको हम्म। बताया, मैंने कहा आपको बताए हुए है, टोटल टोटल समझ के उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट किया हमारे साथ में। अच्छा। हाँ, तो ऐसे तरीके से जो आज बिलीव नहीं करते हैं धोलेरा पे, लेकिन घूम फिर के फिर वो धोलेरा पे ही आते हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये करते भी करते आपके एक्सपीरियंस में जी। आया है। तो इसी तरीके से अगर आप जो भी यंग बिजनेसमैन आ रहे हैं अभी, जो नए जनरेट हो रहे हैं हमारे देश में, हमारी गुजरात में, उनके लिए आप कुछ टिप देना चाहोगे? अभी तक क्या, अभी तो हम बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप वाला जो आजकल जो सेगमेंट है वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है और हम्म। होना भी चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति क्या है, ग्रोथ करने के लिए एम्प्लॉयमेंट इतने कहाँ मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट कितनों को नौकरी दे पाएगी। तो हाँ। उनके लिए ये है कि हमें खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा और बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और बिजनेस खड़ा करने के लिए ही है, बहुत सारे बंदे आते हैं, वो 1 साल 2 साल 3 साल में फेल हो जाते हैं। हाँ। लेकिन फेलियर जो होती है ना, वो उनका फर्स्ट स्टेप होता है। या। ऐसा नहीं है कि हम आज, जैसे कि आज 14 साल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे सामने भी फेलियर नहीं आए, फेलियर काफ़ी आए हैं। ऑफ कोर्स। ठीक है ना, हम 5 से 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार भी फेल हुए हैं, लेकिन जी हर जी। बार फेल नहीं होते हैं। ठीक है सही ना। बात है। अब बहुत सारे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में, थर्ड में अगर फेल होते हैं तो फिर वो अपना रास्ता अलग चुन लेते हैं। या। बल्कि रास्ता तो फर्स्ट एक ही होना चाहिए कि भाई मुझे इस सेक्टर में आगे बढ़ना है। हम्म। और उस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है उसका नॉलेज। राइट। 100% उस चीज़ का नॉलेज लो, हम्म। उस पर अपनी स्किल को डेवलप करो, ओके। और उसके बाद में वहाँ पे दृढ़ता से टिके रहो। हम्म। जैसे कि बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी, हाँ। उस पर कसम। कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से कामकाज करो और 100% डेडिकेशन के साथ में कामकाज करो। ये मेन चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। हार्ड ओके वर्क है, कंसिस्टेंसी है, ओके। फिर अपना ये डेडिकेशन है, ये मेन इम्पोर्टेंट होती है। हम्म। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। ओके। जैसे कि अभी मेरे साथ में बहुत सारे मेरे कलीग थे, वो कामकाज कर रहे थे धोलरा में, हम्म। लेकिन हम पैसों के लिए कामकाज नहीं करते हैं। हम हाँ। हमारे जो टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उनके लिए कामकाज करते हैं। जी। तो वैसे ही है, हर एंटरप्रेन्योर को अपने गोल्स के लिए कामकाज करने हैं। हम्म। और गोल्स के कामकाज करने के लिए यही है कि वो जो रास्ता चुनते हैं, फेलियर आएगी ही आएगी। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी। धूप है तो धूप के साथ छाँव चलेगी चलेगी। चलेगी। ठीक है ना। ठीक है। तो जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव भी होंगे, हम्म। लेकिन अपनी नेगेटिविटी को इतना हावी मत होने दो अपने ऊपर, अपने हम्म। बिजनेस के ऊपर। हम्म। क्योंकि सफलता 100% से मिलेगी, लेकिन आप एक ही क्षेत्र में अगर कामकाज कंटिन्यू करते रहोगे, एक साथ में डेडिकेशन के साथ में करते रहोगे, तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हाँ, टाइम आपको देना पड़ेगा। क्योंकि सही अगर बात। महल खड़ा करना है तो उसमें आपको लॉन्ग टाइम देना ही टाइम पड़ेगा। तो लगेगा। कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो लगभग 4 से 5 साल को आप उसको देना पड़ेगा। देना ऐसा नहीं कि भाई पड़ेगा। मैं आज बिजनेस स्टार्ट किया और इसी साल से मुझे बेनिफिट प्रॉफिट मिलना मिला। लगे, प्रॉफिट मिलना लगे, ऐसा कभी नहीं है। हम्म। आपको यानी कि पहले साल में सर्वाइव हो पाओगे, नेक्स्ट ईयर हम्म। में भी सर्वाइव हो पाओगे, थर्ड ईयर में भी सर्वाइव हो पाओगे, लेकिन उसमें अपने आप को इम्प्रूवमेंट भी करना है, अपने आप को डेवलप भी करना है, नई स्किल भी सीखनी है जो हमारे बिजनेस रिलेटेड हो। हम्म।
और उसके बाद में 5 साल के बाद में अगर कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा करते हो ना, तो 5 साल के बाद में आप सोचो कि अब मैं इससे बेनिफिट कमाऊंगा। सही है। पहले तो यानी कि 4-5 साल तो आप ऐसा समझ के चलो, नो लॉस नो प्रॉफिट। राइट। इसी थिंकिंग पे अगर काम काज करोगे तो आप बिजनेस को बड़ा कर पाओगे, तब आपके सपने पूरे होंगे। मतलब जी, कि जितना दोगे उतना पाओगे उतना आप। पाओगे। सही है। तो आज तक जितनी भी हमने बात की आज, उनमें से कहीं सारे सवाल मैंने किए, कहीं सारे जवाब आपने खुद से भी दिए, बहुत सारी हमारी बातचीत हुई। अगर ऐसा कुछ हो जो आपको बताना चाहते हो आप, और मैंने नहीं पूछा या फिर हमारा वो टॉपिक नहीं निकला, तो आप बता सकते हैं। तो मैं तो यही है, जैसे बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं अभावग्रस्त जिंदगी, कि यार मेरे पास में आज मैं सफल होना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन मेरे पास में वो ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम्म। ठीक है ना, फंडिंग की कमी है, हाँ। सपोर्ट की कमी है, ये चीज़ें होती हैं। तो लेकिन ये क्या होते हैं, एक्सक्यूज़ होते हैं। हम्म। अगर आप अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ है, मन में धारणा बनाओ, डेडिकेशन के साथ में काम काज करो, कंसिस्टेंसी के साथ में काम काज करो, आप 100% सफल होंगे। जैसे हम्म। मैं बात करूँ तो मेरे फादर हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अच्छा। हर पिता होता है, कोई भी पिता होता है, वो अपने फैमिली को खुश रखने की कोशिश करता है जहाँ तक अच्छे हो। हम्म। लेकिन उसमें क्या है, एक तो होती है नीड होती है और एक होते हैं सपने पूरे होते हैं। तो उससे क्या है, हमारी नीड ही पूरी सही नहीं हो पा रही थी। तो उस समय से मुझे ऐसा था कि कुछ ऐसा बड़ा किया जाए जिससे नीड हम्म। के हमारे सपने भी पूरे हों। हम्म। उस समय से हमें ये ऐसा लगा कि भाई कि हमें कुछ बहुत आगे बढ़ करके कुछ करना है। और तो उसके बाद में हमें क्या है, बिजनेस करने की ठाने। हम्म। और बिजनेस करने में क्या है, काफ़ी तकलीफें भी हुई। अभाव जो बोलते हैं ना, पैसा है और है, सारी चीज़ें हैं। हाँ। अब बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर बोल रहे हैं हमारे पास फंडिंग की कमी है। मैं बोलता हूँ कि आपके पास में एक अच्छा आइडिया हो, ठीक है ना, और हाँ। आप उस पर 100% कॉन्फिडेंट हो, ओके। और आपका उसमें 10 साल का विजन हो, हम्म। तो आपके पास में फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा। क्योंकि हर बड़ा इन्वेस्टर यही सोचता है कि हम चलो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगले व्यक्ति का विजन क्या है। हम्म। तो विजन के ऊपर आप, अगर सफल विजन है आपका, लॉन्ग टाइम का विजन है, तो हर कोई व्यक्ति आपको, जैसे फंड की कमी कभी भी किसी भी एंटरप्रेन्योर को कभी नहीं होती है। उसका विजन क्लियर होना चाहिए। फिर कई व्यक्ति होते हैं जैसे 45 अबोव या 50 अबोव, वो अभी नया हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, नया हाँ बिजनेस हाँ। खड़ा करना चाहते हैं। कभी कभी उनके मन में एक भाव आता है कि यार मेरी एज ज़्यादा हो गई, हाँ। अभी मैं नहीं करना चाहता। अच्छा। बल्कि उनको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। काम करने के लिए जोश, जुनून और जज्बा चाहिए। ठीक है ना, उम्र नहीं उसमें वो देखी एज जाती। कभी इम्पेक्ट नहीं करती है। सही है। जैसे आप सैंडर्स को जानते हो, केएफसी हम्म। वालों को। हम्म। उनने लगभग 60 ईयर के अबोव में जा कर के उन्होंने ये जो मैकडोनल्ड का जो चैन है, सॉरी सॉरी, ये अपना केएफसी है, हम्म। केएफसी को चालू किया था। ठीक है ओके। ना, वो अपना कैप्टन सैंडर्स थे, हाँ। यूएसए के। तो उसमें मतलब एज फैक्टर कोई काम नहीं करता है। हम्म। आप में अगर जोश जुनून है, आगे बढ़ने की क्षमता है, तो आप किसी भी एज में आप काम स्टार्ट कर सकते हो। सही बात है। सो राजीव जी, थैंक यू सो जी, मच। आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो आपके जीवन की है, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छी काम लगने वाली है, और आगे जाके जो भी बिजनेसमैन आ रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम लगने वाली है। सो थैंक यू सो मच। दिल से आपका हम सभी दिव्य भास्कर की टीम आभार मानते हैं, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ इतना सारा शेयर किया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।